गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग पिछली क्लास में इसी सर्किट पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमको ये पता पड़ा कि 7 तरीके के सर्किट्स होते हैं एसी में, सीरीज में, क्योंकि पैरेलल स्लेस में है नहीं। तो सीरीज में जो सर्किट्स हैं उसके अंदर 7 कौन कौन से हैं? तो पहला है रेजिस्टेंस, दूसरा इंडक्टेंस, तीसरा है कैपेसिटेंस। अब फिर इनके कॉम्बिनेशन, एक ले लो इंडक्टेंस रेजिस्टेंस, एक ले लो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, एक ले लो इंडक्टेंस कैपेसिटर, फिर तीनों एक साथ एलसीआर सर्किट। तो इसमें से हम पहले दो पढ़ चुके हैं, फर्स्ट का नाम है रजिस्टर और दूसरे का नाम है इंडक्टर। अब इसके बाद हमें कैपेसिटर से पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा सा दिखा दूं पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो हमने इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस पढ़ लिया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी पढ़ लिया है, इसका फॉर्मूला आई को एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल भी बना लिया था, ठीक है। तो हम जो पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में उसको एक बार देख लें। 7 तरीके के सर्किट्स पढ़े हैं हमने, ये 7 तरीके के सर्किट्स लिखे हुए हैं और इन 7 सर्किट्स में पहले दो जो है ओनली रजिस्टर और ओनली इंडक्टर, ये दोनों टाइप हम ने अच्छे से कर लिए, ओनली रजिस्टर और ओनली इंडक्टर। अब हमको पढ़ना ओनली कैपेसिटर, उसके बाद फिर इनके कॉम्बिनेशंस चलेंगे, ठीक है। तो सिर्फ जब रजिस्टर था तो उसमें ये पता पड़ा कि ये तो इसका डायग्राम है जो कि सब बना सकते हैं। उसके बाद उसकी इक्वेशन V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ओम्स लॉ लगाते हैं अपन इसके ऊपर, ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ लगाने के बाद V इक्वल टू आई आर पुट करके करंट की इक्वेशन आ जाती है। फिर हमको ये पता पड़ता है कि जो करंट की इक्वेशन है वोल्टेज की इक्वेशन दोनों साइन कर्व ही ले रही हैं, इसलिए उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और जब अपन ग्राफ बनाएंगे VT का और IT का तो दोनों ही साइन कर्व लेके बैठी है, इसलिए वो भी साइन कर्व बना देगा, पहला VT ग्राफ और IT ग्राफ भी साइन कर्व बना देगा और इक्वेशंस दोनों की एक ही जैसी आएगी। जबकि अपन इंडक्टर जब लेते हैं तो हमको ऐसा पता पड़ता है कि इंडक्टर में जो वोल्टेज की इक्वेशन है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी वो तो वही रहती, लेकिन जब अपन करंट की डिराइव करते हैं तो हमको ये पता पड़ता है कि करंट की जो इक्वेशन आती है वो एक है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू ये बताता है कि करंट माइनस यानी कि पीछे चल रहा है, लैग, ठीक है। जैसे ये माइनस दिखे ना, इसका मतलब होता है लैग, पीछे चल रहा है। तो करंट पीछे चल रहा है पाई बाई टू से, किससे? वोल्टेज से। और पीछे चल रहा मतलब पहले वोल्टमीटर का कांटा हिलेगा फिर अमीटर का कांटा हिलेगा, ठीक है। तो ये अपने को इससे पता पड़ जाता है, इक्वेशन से 90 डिग्री का अंतर है। फिर हमको ये भी पता पड़ गया कि एक्सएल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल के बराबर है, जो कि 2 पाई एन एल से अपन शो करते हैं। और फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ये एक्सएल बढ़ेगा, जबकि डीसी के लिए एक्सएल 0 होता है। इसका मतलब इंडक्टर कॉइल डू नॉट प्रोवाइड एनी रेजिस्टेंस टू द डीसी सर्किट, ठीक है। तो जहाँ कहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा? तो यूएसए में, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब वोल्टेज और करंट की अगर अपन ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, तो वोल्टेज तो साइन ग्राफ ही बना देना हर बार, लेकिन करंट इस बार जो है वो माइनस कॉस ग्राफ बनेगा। तो कॉस ग्राफ ऐसा होता है तो माइनस उसकी मिरर इमेज होता है, तो ये मिरर इमेज बनाती है कॉस ग्राफ। यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। और उसके बाद अपने को तीसरे नंबर का सर्किट पढ़ना है ओनली कैपेसिटर, ठीक है। तो थर्ड नंबर का जो सर्किट है वो क्या है? ओनली कैपेसिटर। सिर्फ कैपेसिटर को लगाया हमने, सिर्फ कैपेसिटर को लगाया, तो इसका मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? तो एक वायर, उसमें कैपेसिटर और कैपेसिटर के बाद नीचे क्या? AC। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी C है और AC का वोल्टेज है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये फिक्स है, ये यही रहता, ठीक है। तो हमने डायग्राम बना दिया इसके अंदर, और AC का करंट शो नहीं करते तो नहीं करा। अब उसके बाद हमको ये पता है कि अगर तुम्हें करंट निकालना है किसी भी समय, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये किसी विशेष समय पर वोल्टेज है। इट इज द वोल्टेज एट ए पर्टिकुलर टाइम। अब यदि इस समय पे ये वोल्टेज है तो हम चार्ज की बात करें कैपेसिटर पे, तो कैपेसिटर पे चार्ज Q इक्वल टू CV से दिया जाता है। इट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर। और अगर कैपेसिटर पे ये चार्ज है किसी समय पर, किसी इंस्टेंट पर ये चार्ज है, तो वो चार्ज निकालने के लिए हम यहाँ पे V की जगह ये एक वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि जब V चेंज होगा, जब V चेंज होगा तो Q अपने आप चेंज होगा। इसका मतलब V इंस्टेंटेनियस पुट करने से तुम्हें Q इंस्टेंटेनियस मिलता है।
जिस समय का v पुट करोगे उसी समय का तुम्हें q मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। तो ये v यहाँ पे मैंने डाला, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी विशेष समय पर ये चार्ज है उसके ऊपर। अब चूंकि करंट निकालना है तो सबको पता है कि चार्ज यदि पता पड़ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन करंट दे देगा, dq बाई dt को ही करंट बोलते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, dq अपॉन dt। तो करंट निकालने के लिए चार्ज का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर दो, तो d बाई dt ऑफ चार्ज, चार्ज की जगह यहां से उठा के यहां रख देना, cv नॉट साइन ओमेगा टी, ये रख दिया। इसमें से cv नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन का डिफरेंशियल कॉस लेकिन चेन रूल से करना पड़ेगा, तो चेन रूल से करना पड़ेगा। तो आई इक्वल टू सी वी नॉट, साइन का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से होगा चेन रूल से, तो टी का होगा 1, तो बचेगा क्या ओमेगा। आई बात समझ में, टी का 1 तो बचा क्या ओमेगा, टी में टी का 1 तो ओमेगा बचा ना, तो ओमेगा चेन रूल से आगे लगा दिया। इससे मुझे मिला आई इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब ये बताओ कि अगर ये करंट की इक्वेशन आई तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम आई नॉट से लिखेंगे, और चूंकि यहाँ से यहाँ तक सब कांस्टेंट है, कॉस के ऊपर डिपेंड है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इसलिए अगर हम इसको 1 पुट कर दे मैक्सिमम वैल्यू, तो सी वी नॉट ओमेगा इज द मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 1 होती है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 1 रख दी तो इट इज आई नॉट। अब ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह आई नॉट लिख सकते हो, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन करंट की, लेकिन आई है कॉस के रूप में, कॉस के रूप में नहीं चाहिए, साइन के रूप में चाहिए, क्योंकि अपन कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना तो वोल्टेज की इक्वेशन से। वोल्टेज तो तुम साइन के रूप में लेके बैठे हो भाई, तुमने वोल्टेज की इक्वेशन कैसी ली है, साइन में लिए ना, तो तुम्हें साइन में ही करंट की भी चाहिए। वो गलत नहीं लिखी है, लेकिन इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करनी है। तो फॉर्मेट में कन्वर्ट करनी है तो हमें ऐसा पता है कि ऑल सिल्वर टी कप्स से जीरो से लेकर 90 डिग्री तक, यानी कि पाई बाय 2 तक सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन पाई बाय 2 से पाई यानी 180 डिग्री तक साइन निगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कॉस निगेटिव होता है। ठीक है, और पाई से लेके आगे बढ़ाएंगे तो 10 पॉजिटिव होता है, और ये वाला जो है ये है 3 पाई बाय 2 से आगे बढ़ाओगे तो कॉस पॉजिटिव होगा। तो मैं साइन में साइन 90 प्लस थीटा यदि लिखूं, साइन 90 प्लस थीटा लिखूं, तो साइन 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में बनता, और इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है तो साइन 90 प्लस थीटा विल बी कॉस थीटा, लेकिन कैसा पॉजिटिव। तो हम इस कॉस को लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 90 प्लस ओमेगा टी। आई बात समझ में, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये कॉस बन जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा बन गया इस फॉर्मूले से। अब इस फॉर्मूले से बन गया तो इसको अब थोड़ा आगे पीछे कर लो, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट लिखो, साइन लिखो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख दो। बाद में इसलिए लिखा क्योंकि उससे अपने को फेज डिफरेंस पता पड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि जब भी करंट में ओमेगा टी के बाद प्लस लगा हो, इसका मतलब करंट लीड कर रहा है, करंट इज लीडिंग, आगे चल रहा है। कितने डिग्री से, बाय पाई बाय 2 रेडियंस, और 90 डिग्री से। किससे आगे चल रहा है, फ्रॉम वोल्टेज, फ्रॉम वोल्टेज। अब आगे चल रहा है का मतलब क्या है, अमीटर का कांटा पहले हिलेगा, अमीटर का कांटा पहले हिलेगा, और वोल्ट मीटर का बाद में हिलेगा यदि तुमने कैपेसिटर की सर्किट लगा रखी है तो ये सर्किट में मान लो कि तुमने बोला कि मैंने यहां पे लगा रखा है वोल्ट मीटर, और इधर साइड लगा रखा है मैंने अमीटर, और जैसे ही इसको चालू किया तो ये अमीटर का कांटा पहले हिला, वोल्ट मीटर का बाद में।
ठीक है, इसका ये बताता है कि फेज डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। कितने का अंतर है? तो 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? जैसे ये 0 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, फिर ये पाई है तो ये 3 पाई बाई 2 है तो ये 2 पाई है। 90 डिग्री का मतलब इतने हिस्से का अंतर। आई बात समझ में? इतने हिस्से का अंतर है इतना। इसका मतलब जब एक 0 पे होगा ना तो दूसरा उसकी पीक वैल्यू पे होगा, मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, और जब ये पीक पे जाएगा तो फिर ये 0 पे आ जाएगा। इसका मतलब इतने का अंतर चलता ही रहेगा। इतने हिस्से का अंतर जो है वो पाई बाई 2 कहलाता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का अंतर है। और कौन आगे चल रहा है? करंट आगे चल रहा है। इसका मतलब करंट की इक्वेशन पहले आएगी फिर उसकी आएगी वोल्टेज की। तो यदि किसी ने बोला कि भाई इक्वेशन को जरा डायग्राम पे शो करके बता दो, ग्राफ बना के बता दो, तो ग्राफ बनाना बड़ा आसान है। देखो, कभी भी जो ग्राफ बोले ना तो उस वाले केस में क्या करना कि ग्राफ जो है वो बनाना तुम साइन ग्राफ वोल्टेज का। ठीक है, किसका बनाओगे? साइन ग्राफ वोल्टेज का। और कॉस ग्राफ जो है वो करंट का बन जाएगा। ठीक, समझ में आई बात? क्या बोला मैं? फिर से सुने। साइन ग्राफ बनाना वोल्टेज का, फिक्स कर दो, ये तो साइन ग्राफ ही बनाना है। तो वोल्टेज का अगर ग्राफ बनाने के लिए बोले तो +1 और -1 के बीच में ग्राफ बन जाता है। ठीक है, +1 और -1 के बीच में इसका ग्राफ बन जाएगा। लाइन थोड़ी सी ऊपर कर दें तो सबसे पहले तुम क्या बोलना है कि यहाँ पे लगेगा 2 पाई, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई। अब अगर इसको नहीं लेना, टाइम के फॉर्मेट में पूछा उसने, टाइम के साथ, कैपिटल टी, आधा टी, 0, T/4, 3T/4। और चूंकि साइन ग्राफ बनाना तो साइन T/4 पे मैक्सिमम हो जाता है, यहाँ रहता है, फिर ये वाला यहाँ रहता है, फिर इसका नीचे जाता है, फिर इसका यहाँ। इसका मतलब यदि ग्राफ बनेगा साइन ग्राफ तो वो इस तरीके से कुछ डायग्राम लेगा। ठीक है, ये किस किस का बना भाई? वोल्टेज वर्सेस टाइम। इसका मतलब वोल्टेज जो है वो कम ज़्यादा हो रहा, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। इसका मतलब करंट अपना दिशा भी बदल रहा, वैल्यू भी बदल रहा। अब इसी को यदि उसने बोला करंट के लिए बना दो तो इसी को एक्सटेंड कर देते हैं, इसी को एक्सटेंड कर देते हैं करंट के लिए, तो पता पड़ जाएगा अंतर क्या है दोनों में। तो मान लो कि ये लाइन एक यहाँ तक ले ले, पीक वैल्यू ऑफ करंट इतनी ही पीक वैल्यू नीचे ले लेना। उसके बाद क्या करना है कि ये जो यहाँ दिया है ना टी, ये यहीं टी आएगा, और ये T/2 दिया तो यहीं T/2 आएगा। ये T/4 तो ये T/4, ये 3T/4 तो ये 3T/4। तो यहाँ पे बनेगा ये। ठीक है, ये बन गया T, ये हो गया पहला पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा, ये हो गया T/4, ये 0, ये है T/2 और ये है 3T/2। अब कॉस ग्राफ बन रहा है, कॉस 0 जो है वो 1 होता है, तो इधर साइड I लिखा मैंने करंट। ठीक है, और इस साइड करंट बनाया है और इस साइड टाइम बनाया। अब 0 पे 0 नहीं होता, और 0 पे होता है पीक पे, फिर जाता है यहाँ पे, फिर जाता है यहाँ, फिर इधर, फिर ये इधर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसा। ये होता है कॉस ग्राफ। ये थोड़ा सा इधर से एग्जैक्ट नहीं बन पाया, या ठीक है। तो ये हो गया कॉस ग्राफ। अब इसमें देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जब नीचे था ना तो ये टॉप पे था, मैंने करंट लीड कर रहा था, ये अभी उठा भी नहीं था सो के, ये टॉप पे चला गया था। फिर ये जब सो के उठा ऊपर गया तो उस वाले केस में ये नीचे आ गया तब तक। इसका मतलब जब करंट की वैल्यू 0 हुई उस समय वोल्टेज की वैल्यू पीक पे चली गई थी, और जब वोल्टेज 0 हुआ वापस नीचे आया वोल्टेज यहाँ पे, तो करंट उस समय पीक पे चला गया पर माइनस में चला गया। ठीक है, यानी उल्टी दिशा में मैंने लगा। फिर जब वोल्टेज उल्टी दिशा में मैंने लगा तो करंट वापस आके 0 पे चला गया। इस तरीके से एक दूसरे से फेज डिफरेंस रखते हैं। और काय में फेज डिफरेंस रखते हैं? जब सिर्फ कैपेसिटर सर्किट हो। तो दिस सर्किट इज फॉर कैपेसिटर ओनली। ठीक, चलिए अब आगे देखें। हमने ऐसा बनाया, हम ये पता करना चाहते हैं कि व्हाट इज द रिएक्टेंस। रिएक्टेंस मतलब क्या? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कौन? कैपेसिटर। किसको? टू द करंट।
और टू द एसी करंट। अब ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसको, करंट को, एसी करंट को। तो वो कितना होता है, तो हमारे पास करंट की इक्वेशन है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें से आई नॉट की वैल्यू अपन निकाल के लाए हैं जो कि पीक वैल्यू है, और हमने उसको लिखा है कि आई नॉट की जो पीक वैल्यू आएगी वो आएगी सी वी नॉट ओमेगा। आई नॉट की पीक वैल्यू क्या आएगी, सी वी नॉट ओमेगा। ठीक है, तो आई नॉट की वैल्यू होती है सी वी नॉट ओमेगा। तो हमने क्या बोला, आई नॉट क्या है, सी वी नॉट ओमेगा। ठीक, यहां तक समझ में आई सारी बात। अब ये जो आई नॉट सी वी नॉट ओमेगा है, इसके अंदर अगर हम ओम्स लॉ लगाएं, ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, लेकिन यहाँ आई आर की जगह आई एक्स सी, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस को अपन एक्सी लिखते हैं, और V इक्वल टू आई आर जो फॉर्मूला है उसकी जगह ये ओम्स लॉ V इक्वल टू आई एक्सी लग जाएगा। अच्छा, एक और विशेषता ये है कि अगर ये पीक वैल्यू है तो ये भी पीक वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो ले लो। और लेने के बाद ये जो आई नॉट आया ना, इसकी वैल्यू यहाँ रखो। यहाँ रखने से तुम्हें मिलेगा वी नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा डॉट एक्स सी, जिसमें से वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया, तो उससे मिलेगा एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ये तुम्हारा आया एक्स सी, और ये जो एक्स सी आया है ये कहलाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि फ्रीक्वेंसी पे आधारित। अब कैसे आधारित है फ्रीक्वेंसी पे, तो एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एन सी, ये होता है फॉर्मूला, जिसमें n क्या है, तो n फ्रीक्वेंसी है। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो xc कम हो जाएगा, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को कम कर दोगे तो xc ज़्यादा हो जाएगा। आई बात समझ में। अब हमारे पास दो तरह के करंट है, एक है डीसी और एक है एसी। ठीक है, एसी में भी दो मान लो, एक इंडिया का मान लो और एक मान लो अमेरिका का। ठीक है, ऐसे दो नहीं होते, लेकिन समझाने के लिए बताओ। एसी और डीसी की फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी जीरो। अरे डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो क्यों है, क्योंकि डीसी जो है वो अप डाउन थोड़ी करता है, तो फिक्स है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं है। भारत में फ्रीक्वेंसी एसी की 50 हर्ट्स और अमेरिका में फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्स। ये बताओ कि अमेरिका में ज़्यादा कैपेसिटिव रिएक्टेंस की भारत में, तो उसका आंसर ये है कि जिस जगह पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जिस जगह पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम, तो यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो यहाँ का एक्सी कम होगा और इस जगह का एक्सी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो ही है तो तुम यहाँ ज़ीरो रखोगे, और एनीथिंग अपॉन ज़ीरो इज इन्फिनिटी। तो इसका मतलब यदि तुमने डीसी के लिए इसको लाया है तो 1 अपॉन ज़ीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसका जो रिएक्टेंस होगा, रिएक्टेंस इट विल बी इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट रिएक्टेंस का मतलब इट विल नॉट अलाउ डीसी टू पास थ्रू इट, इट विल नॉट अलाउ डीसी टू पास थ्रू इट। कौन नॉट अलाउड, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर डू नॉट अलाउ डीसी टू पास थ्रू इट। अब ये इसकी जो विशेषता है बड़ी काम की है। काम की है कि मान लो कि कभी एसी और डीसी का मिक्सचर हो गया, एसी और डीसी का क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। कब होगा, तो ये लास्ट चैप्टर में होगा, जब अपन रेक्टिफायर यूज करेंगे तो उसमें मिक्स हो जाते हैं एसी डीसी आपस में। अब हमको इनको छानना है, छानना समझते हो, अलग अलग करना। तो अलग अलग करना है तो कोई इसकी छन्नी तो आती नहीं है, तो इसको अलग अलग कैसे करोगे, तो अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, लगाएंगे कैपेसिटर। क्या लगाएंगे, कैपेसिटर। और जब कैपेसिटर लगाएंगे तो जो कैपेसिटर में से पास हो जाएगी चीज वो होगी क्या, एसी। और जो इसमें से पास नहीं होगी, अटक जाएगी, वो क्या कहलाएगी, डीसी। जैसे मान लो तुमने गेहूं छाने, तो गेहूं तो पास हो गए, पत्थर अटक गए। ठीक है, या पत्थर पास हो गए, गेहूं अटक गए। कोई एक चीज पास हो जाएगी, दूसरी चीज अटक जाएगी। जो पास हो गया वो एसी है, और इसके अंदर जो अटक गया वो डीसी है, क्योंकि डीसी पास नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके लिए रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी उसकी जीरो होती है। और जहाँ फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट रिएक्टेंस का मतलब होता है मैं पास नहीं होने दूंगा।
इन्फानाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करूंगा। तो अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ कैपेसिटर, यूज ऑफ कैपेसिटर इज टू यूज व्हाट इज द यूज ऑफ कैपेसिटर, तो यूज ऑफ कैपेसिटर इज टू सेपरेट AC एंड DC। यूज ऑफ कैपेसिटर इज टू सेपरेट AC एंड DC, ठीक है। तो ये सेपरेट करने के काम आता है, सेपरेट AC एंड DC। तो इसलिए इसको फिल्टर सर्किट भी बोलते हैं, फिल्टर सर्किट। तो अगर कोई पूछे कि फिल्टर सर्किट में क्या लगा रहता है, तो बताना है कि उसके अंदर लगा रहता है कैपेसिटर, और कैपेसिटर क्या आता है, AC और DC को फिल्टर कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया पूरा। चलिए लिख लीजिए कैपेसिटेंस, यहाँ से शुरुआत से लिखें, ओनली कैपेसिटर। पॉज दबा दें, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, और नीचे, पॉज। ये बना ले फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हर जगह पे काम आएगा, रिएक्टेंस का। पॉज दबा दे, लिख लिया, आगे बढ़ाए, नोट कर लिया। तो ये जो अपन ने पढ़ा, ये पढ़ा 3 तरीके के सर्किट्स, ओनली रेजिस्टेंस, ओनली कैपेसिटेंस एंड ओनली इंडक्टेंस। अब क्या होगा, इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो RC, RL, CR और फिर RCL। अब देखो, अभी तो मैं थ्योरी समझा रहा हूं तो समझते जाओ उसको, लेकिन वास्तविकता में अगर सिर्फ एक सर्किट आता है तो पूरे 7 आते हैं। उस सर्किट का नाम है RLC सर्किट या RCL सर्किट, ठीक है। तो RCL या LCR सर्किट यदि तुम्हें आता है जिसमें तीनों लगे रहते हैं, तो अगर क्वेश्चन मान लो किसी 2 का आया कि R लगाया और L का लगाया, तो कैपेसिटर हटा दो उसके फॉर्मूले में से, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। अगर तुमसे बोला कि सिर्फ रेजिस्टेंस लगाया, तो बचे हुए 2 हटा दो, फॉर्मूले में से हटा दो, तो बचा हुआ जितना भी होगा वो फॉर्मूला उसका बन जाएगा। तो ऐसे में डायरेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ, शॉर्टकट में ऐसे भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं एक बार थोड़ा डिटेल में सारी समझा देता हूँ। उसके बाद फाइनली एक बार ये समझाऊंगा कि सर्किट सॉल्व कैसे करना है। तो वो सिर्फ RLC सर्किट, एक जो लास्ट पढ़ेंगे उसी के बेसिस पे सारे सर्किट सॉल्व करेंगे। ऐसे इंडिविजुअल एक्सेल ऐसे नहीं निकालेंगे, एक ही फॉर्मूले में सब आ जाता है, Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मान लो XL नहीं है तो XL हटा दो, तो Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। R नहीं है तो R हटा दो, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, उसका फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरीके से एक सिंगल फॉर्मूले से लास्ट वाले से सब बन जाते हैं। लेकिन फिर भी अपन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक बार सारे सर्किट्स डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब अपना जो नेक्स्ट है वो है दो सर्किट्स पढ़ना, ठीक है ना। 2 कौन कौन से, RC, RL, LC, ये 3 एक साथ पढ़ेंगे। फिर न्यूमेरिकल करने के पहले RLC सर्किट पूरा एक साथ पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल करते जाएंगे सबके, ठीक है। चलिए अब अपन पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन। तो अगली हेडिंग डाल लें, LC सर्किट, ठीक है। कॉम्बिनेशन किस किस का चल रहा है, LC सर्किट का। तो इट इज 4th केस नंबर 4th, LC सीरीज सर्किट, LC सीरीज सर्किट। अब सीधी बात है, डायग्राम बनाना है, तो एक लगा रहेगा इसके अंदर L और दूसरा लगा रहेगा कैपेसिटर, और ये सीरीज में लगे हुए हैं AC सोर्स के साथ, ठीक है। तो ये तो इसका बन गया डायग्राम, पहला पॉइंट तो यही है। अब दूसरा पॉइंट ये रहता है कि इसकी इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन तो वही लेते हैं अपन, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, स्टैंडर्ड इक्वेशन है वोल्टेज की, ये हमेशा वही लेनी है। कैपेसिटर की वैल्यू C है और इसकी वैल्यू L है। अच्छा, कैपेसिटर भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जिसको अपन XC बोलेंगे, विच इज कॉल्ड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब इसका हमने फॉर्मूला बना लिया, XL इज इक्वल टू 1/ωc। और जो इंडक्टर कॉइल है वो भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, उसको बोलेंगे अपन इंडक्टिव
इंडक्टिव रिएक्टेंस और उसका फॉर्मूला है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, जो जस्ट अभी अपन ने निकाला। तो ये दोनों फॉर्मूले इसमें लगेंगे क्योंकि दोनों ही लगे हुए हैं, तो दोनों ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। एक्ससी भी मिलेगा इसके अंदर और एक्सएल भी मिलेगा। अब सवाल ये होता है कि एक्सएल और एक्ससी मिलेगा तो ये करेंगे क्या एक दूसरे को, अगर दोनों का रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया तो सीरीज में क्या करना है, जैसे ये 4 ओम आया और ये 6 ओम आया, तो इनको जोड़ दें घटा दें क्या करें। तो उसके लिए आप एक चीज़ ध्यान रखना कि एलसी सर्किट्स में हमें फेज डिफरेंस पता करना पड़ेगा। फेज डिफरेंस पता करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली पता पड़ेगा करना क्या है इनका। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले उसका एक फेजर डायग्राम बनेगा। फेजर डायग्राम तुम्हें फेज डिफरेंस सिखाता है कि किसमें कितने का फेज डिफरेंस। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि जब अपन ने सिर्फ कैपेसिटर लगाया था, जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लगाया, तो इसमें करंट की इक्वेशन आई थी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, जस्ट अभी सॉल्व किया है। जबकि जब अपन ने इंडक्टर लगाया था तो इसमें करंट की इक्वेशन आई थी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय। ठीक है, और अगर मान लो रेजिस्टेंस भी होता तो उस केस में करंट की इक्वेशन आती है सिर्फ रेजिस्टेंस के केस में आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन फिलहाल ये नहीं है, इसलिए इसकी बात नहीं कर रहे अपन। तो एक लगा है कैपेसिटर, इसकी इक्वेशन ये, करंट की इंडक्टर की इक्वेशन ये है, और वोल्टेज की इक्वेशन सभी की एक जैसी होती है। तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज वही रहता है। अब इसको देख के आपको पता पड़ेगा कि ये वोल्टेज से ये आगे चल रहा है और ये पीछे चल रहा है। 90 डिग्री कैपेसिटर आगे चल रहा है और इंडक्टर 90 डिग्री पीछे चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन बदलूं तो तुम्हें बोलूं कि कैपेसिटर में करंट की इक्वेशन दे रखी है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो बताओ वोल्टेज की इक्वेशन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन कैपेसिटर करंट इक्वेशन इज गिवन, फाइंड वोल्टेज इक्वेशन। तो अब देखो अभी तक क्या हो रहा था कि वोल्टेज की इक्वेशन तुम्हें दी देती, करंट की पूछते थे, तुमने बोला कि कैपेसिटर में करंट आगे चलता है। अब उसने बोला करंट ही आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो बताओ वोल्टेज क्या है। तो करंट की जगह अब बोलना कि वोल्टेज पीछे चलता है। अरे एक ही बात है ना, हम पहले वोल्टेज देते थे, क्या वोल्टेज देते थे, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज की इक्वेशन देते थे। तो हम क्या बोलते थे कि करंट आगे चल रहा है कैपेसिटर में। अब अगर उसने बोला कि करंट की ये इक्वेशन है तो बोल देंगे वोल्टेज पीछे चल रहा है। ये 90 आगे चले या ये कांस्टेंट रहे, ये 90 पीछे चले, बात तो एक ही है ना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वोल्टेज की इक्वेशन यहाँ पे आएगी V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन इसे पीछे करना है 90 डिग्री से, तो इसको पीछे कर दिया तो ये इक्वेशन बन गई। ये समझ में आई बात। करंट की इक्वेशन कांस्टेंट करोगे तो वोल्टेज पीछे करना पड़ेगा, वोल्टेज की इक्वेशन कांस्टेंट करोगे तो करंट आगे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा कि इन इंडक्टर करंट इज गिवन आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इट इज गिवन, फाइंड इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। तो हम ये बोलेंगे कि करंट, तो उसने स्टैंडर्ड कर दिया तो इक्वेशन वोल्टेज की बदल दो। अब वोल्टेज का क्या करा जाए, तो जब अपन इंडक्टर की बात करते हैं, इंडक्टर में करंट पीछे चलता 90 से, तो करंट यदि कांस्टेंट है तो वोल्टेज आगे चलेगा। ठीक है, तो वोल्टेज आगे चलेगा 90 से, तो ये इक्वेशन बना दोगे उसके अंदर। ये समझ में आ रही बात, एक पीछे चलता है एक आगे चलता है। ठीक है, तुमने अगर बोला कि ये आदमी करंट है और ये है वोल्टेज और इनके बीच में 90 डिग्री का अंतर है, ये करंट है और ये कौन है, वोल्टेज, तो इनके बीच में 90 डिग्री का अंतर है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे है, या ऐसा ही बोल सकता हूँ कि वोल्टेज दिया है तो करंट 90 डिग्री आगे। बात तो एक ही है ना। ठीक है, एक आगे है एक पीछे है, बस यही बताना है। तो यहाँ जब उसने कांस्टेंट करंट कर दिया तो तुम वोल्टेज में चेंज करो फेस का,
और अगर उसने वोल्टेज कांस्टेंट कर दिया होता, जैसे कि पुराने क्वेश्चंस में अपन करते आ रहे हैं, वोल्टेज कांस्टेंट कर रखा है तो हम करंट चेंज करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ उसने करंट कांस्टेंट कर दिया तो तुमने क्या करा, वोल्टेज चेंज कर दिया, सिंपल है। अब अगर करंट को मैं कांस्टेंट कर दूं तो इसका वोल्टेज पीछे चलता है। ये वोल्टेज किसका भाई, कैपेसिटर का, और इंडक्टर का वोल्टेज आगे चलता है। इसका मतलब करंट बीच में चलता। आई बात समझ में, क्या बोला, करंट यहां, एक आदमी यहां, एक आदमी यहां, ये है वोल्टेज और ये भी है वोल्टेज, और करंट बीच में, ठीक, आगे जा रहा। ये वोल्टेज किसका है, तो देखो यहाँ पे करंट से आगे कौन है, वोल्टेज है आगे, लेकिन कब है, जब इंडक्टर की बात कर रहे हैं। वोल्टेज आगे है ना करंट से, तो ये वोल्टेज ऑफ इंडक्टर है जो सबसे आगे चल रहा, और वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर सबसे पीछे चल रहा। तो यदि तुम एक हिस्से की बात करो इतने हिस्से की, ठीक है, इतने हिस्से की बात करो, तो हम क्या बोलेंगे, इंडक्टर आगे और करंट पीछे π/2 से। लेकिन तुम इतने हिस्से की बात करोगे, तो इतने हिस्से की अगर अपन बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है π/2 से। तो कुल मिला के सीन ये है, अगर पूरे सीन की बात करें तो पूरा सीन ये है, सबसे आगे जो लीडर बन के चल रहा है वो कौन है, इंडक्टर। उसके पीछे बैंड बजाते हुए कौन चल रहा है, करंट। और सबसे पीछे घोड़ी पे कौन आ रहा है, कैपेसिटर, ठीक है, सबसे पीछे। तो यहाँ पे जो है वो अपन इसको फेजर डायग्राम में कन्वर्ट करें तो उसको अपन ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे। सबसे आगे यहाँ लीडर, सबसे आगे, ठीक है, लड़के के फूफा जी डांस करते हुए चलते ना सबसे आगे शादी में, वो है ये। तो ये वी इंडक्टर सबसे आगे चल रहा। उसके बाद यहां पे ये कौन है, करंट, और उसके पीछे इस जगह पे कौन है, वी कैपेसिटर। तो ये इसकी फर्स्ट रैंक आ गई है, इसकी सेकंड रैंक आ गई है, और ये थर्ड रैंक आ गई। अब अगर किसी ने पूछा कि इंडक्टर और करंट में आगे कौन, तो हम बोलेंगे ये आगे। कितने डिग्री से, तो हम बोलेंगे 90 डिग्री से, π/2 से। फिर उसने बोला कि करंट और कैपेसिटर में आगे कौन, तो हमने कहा करंट आ गया। कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, तो ये हमने यहाँ पे बता दिया 90 डिग्री से। उसने पूछा कि इंडक्टर का वोल्टेज और कैपेसिटर के वोल्टेज में आगे कौन, तो इंडक्टर का वोल्टेज कितने डिग्री से, 180 डिग्री से। तो फेज डिफरेंस 180 डिग्री का हो गया इसके और इसके बीच। तो ये एक जो डायग्राम बनेगा ये सभी का बना। अच्छा, किसी ने बोला वोल्टेज रेजिस्टेंस में कितना, तो वोल्टेज इन द रेजिस्टेंस तो यहाँ पे आएगा, इट इज द वोल्टेज इन रेजिस्टेंस, क्योंकि तो करंट के साथ साथ ही चलता। तो करंट के साथ साथ ही चलता है, उसका फेज डिफरेंस थोड़ी होता है इसके अंदर। तो ये यहाँ पे कहाँ फेज डिफरेंस हो रहा है, ये वाला जो बनाया था मैंने इसके अंदर रेजिस्टेंस का, तो वही आ गया ना, इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी, ये इसका और ये वोल्टेज का फेज डिफरेंस ही नहीं है ना, साथ चल रहे हैं। तो वो साथ चल रहे हैं तो वो साथ में बना दिए गए, यहाँ पे ये बना दिए साथ में, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस और करंट, ये दोनों साथ में ही। तो मैं समझ सोचना ये आगे पीछे होगा इधर। ये एक लाइन है ना, ये नंबर 2 पे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो ये जो बनाते हैं इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम, जो सबका फेस बता देता है। PHASOR, फेजर डायग्राम, जो सबका फेस बता देता, ठीक, इससे सबका फेस पता पड़ जाता। अब यहां पे क्या हुआ कि कैपेसिटर और इंडक्टर लगे हुए थे, कैपेसिटर इंडक्टर। तो एक चीज यहां पे देखो कि कैपेसिटर इंडक्टर की आपस में पटती नहीं है जरा भी, 36 का आंकड़ा है एक दूसरे से। इंडक्टर ऊपर यूं तो कैपेसिटर इधर, ठीक है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर की बिल्कुल बिल्कुल विपरीत स्वभाव है। कैपेसिटर और इंडक्टर का बिल्कुल विपरीत स्वभाव है का, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो XL इज इक्वल टू ओमेगा एल विच इज इक्वल टू 2πNL,
और एक्सी इज इक्वल टू 1/ω/c विच इज इक्वल टू 1/2π/NC। फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ाओगे तो ये एक्सी बढ़ जाता, जबकि यहां फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सी कम हो जाता। ये एक्सएल है, एक्सएल बढ़ जाता जबकि एक्सी कम हो जाता है। तो विपरीत स्वभाव हो गए ना एक दूसरे के, हाँ कि ना। तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एक्सी क्या हो गया, कम हो गया, जबकि यहां फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एक्सएल क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक दूसरे का विपरीत स्वभाव है ना, एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है। तो जस्ट दुश्मन है। कौन? कैपेसिटर इंडक्टर का दुश्मन है। ये सांप और नेवले जैसा है, ये हमेशा इसको काटने की कोशिश करेगा तो ये इस डायरेक्शन में गया तो ये इस डायरेक्शन में गया, अपोजिट होगा। अब किसी ने क्या बोला कि अगर दोनों साथ लगा दें तो क्या होएगा, तो तुमने दो दुश्मन साथ बिठा दिए, यही तो एलसी सर्किट हुआ, दोनों दुश्मन साथ बिठा दिए। अब साथ बिठा दिए तो क्या होगा, ये एक दूसरे को काटने की कोशिश करेंगे। तो एल का कैपेसिटिव रिएक्टेंस सी का और एल का इंडक्टिव रिएक्टेंस भी एक दूसरे को काटने की कोशिश करेगा। तो इस सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो नेट रेजिस्टेंस एक्सएल माइनस एक्सी आएगा। आई बात समझ में? ध्यान से समझा क्या बोला मैंने? इसका जो रेजिस्टेंस आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंस। कौन सा रिएक्टेंस? कैपेसिटिव कि इंडक्टिव? तो दोनों। तो सिर्फ रिएक्टेंस बोलेंगे तो रिएक्टेंस को एक्स से लिखते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एक्सएल माइनस एक्सी, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहा है एक्सएल एक्सी को। तो एक्सएल जितना दिया एक्सी जितना दिया माइनस कर दो और बोल दो कि इतना एक्स है। माइनस साइन मैंने करली इसलिए लगाया है क्योंकि ये बताता है कि बड़े में से छोटे को माइनस करना, बड़ा माइनस छोटा, जो भी ज्यादा हो उसमें से कम माइनस करना, मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ऑलवेज पॉजिटिव लेना, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। तो अब जैसे मान लो कि किसी सर्किट में उसने बोला कि एक इंडक्टर लगा हुआ जिसका एक्सएल है 20 ओम्स, और उसके बाद लगा हुआ है कैपेसिटर जिसका रेजिस्टेंस है 6 ओम्स एक्सी। तो उसने बोला कि भैया सर्किट लगा हुआ है और सर्किट में जो करंट बह रहा है, वोल्टेज बह रहा है, वो वोल्टेज है 200 वोल्ट्स आरएमएस। तो ये बताओ करंट कितना बह रहा? फाइंड द करंट। क्वेश्चन दे दिया, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन बनाया मैंने, फाइंड द करंट। तो हमको ये पता है कि करंट जब भी पूछेगा तो उस केस में वो क्या करेगा, ओम्स लॉ लगवा रहा होगा हमसे, ठीक है। करंट पूछेगा तो हमसे क्या कर रहा होगा, ओम्स लॉ लगवा रहा होगा। तो ओम्स लॉ लगा देते हैं इसके अंदर। तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन इसका क्या है, अप्लाई ओम्स लॉ। बहुत ही सरल चैप्टर है ये, इससे सरल चैप्टर नहीं हो सकता, इसमें कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं। एक ओम्स लॉ पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता। तो ओम्स, और दूसरी चीज पैरेलल है ही नहीं सिलेबस में, तो ये और भी अच्छी बात है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ेंगे जरूर अपन। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई, आर की जगह एक्स हो जाएगा क्योंकि इस सर्किट का एक्स है। अब एक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी, और एक्सएल माइनस एक्सी, तो एक्स निकालने के लिए एक्सएल कितना है 20 माइनस एक्सी कितना है 6, इसका मतलब एक्स बराबर हो गया 14 ओम्स। तो ये दोनों मिलके 14 ओम का रेजिस्टेंस देंगे। इसका मतलब क्या है कि एक रेजिस्टेंस दे रहा है 20 का, दूसरा 6 का दे रहा है, 14 का कुल बचा, 14 का कुल बचा, उसको उठा के यहाँ रख देना। अब वोल्टेज की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रखना ही है, ठीक है ना, वोल्टेज की वैल्यू यहाँ रखनी है। तो वोल्टेज की जगह रखा 220, करंट निकालना है, एक्स की जगह रखा 14, तो करंट तुम्हारा आ गया 220 डिवाइडेड बाय 14, और ये जो भी काटोगे तो 110/7 आएगा। इतने एम्पियर का जो करंट होगा ये करंट आरएमएस करंट होगा, क्योंकि उसने आरएमएस वोल्टेज दिया है। वो पीक वोल्टेज देता तो ये पीक करंट होता, ठीक है। तो इट इज आरएमएस करंट, ठीक है। क्लियर हुआ है कैसे सॉल्व किया? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रहते हैं इसके। वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है,
एक्सएल हमें पता है, एक्सी पता है, हमें पता है एक दूसरे से लड़ मरेंगे, और लड़ने मरने के बाद 20 में से 6 हट जाएगा तो बचेगा क्या, 14 बचेगा। 14 बचेगा तो उस केस में V इक्वल टू आई आर लगा देंगे, और वोल्टेज RMS दिए तो RMS मिल जाएगा, अगर पीक दे रखी तो पीक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आया, तो उसको नोट कर लें यहाँ तक पहले, फिर आगे बताते हैं। यहाँ से नोट करें, पॉज दबाएं। नीचे ले रहा हूं मैं, लिख लें फटाफट, और नीचे ले रहा हूं, और नीचे फेजर डायग्राम बना लें बढ़िया से, बहुत जरूरी डायग्राम है, पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज। आगे बढ़ा रहा हूं, और आगे ले रहा हूं। तो ये जो अपन ने देखा ये कौन सा सर्किट था, ये AC सर्किट था जिसमें L और C लगे हुए हैं। अब हमको सेकंड क्या देखना है, L और R लगा हो, ठीक है, फिर देखना है C और R लगा हो। तो पहले अपन L और R देख लेते हैं क्या करता है। ठीक है, तो सेकंड जो सर्किट है उसका नाम क्या है, LR सर्किट। तो ये आएगा फोर्थ सर्किट। फोर्थ सर्किट क्या है, LR सर्किट। अब LR सर्किट का अगर डायग्राम बोले तो उसमें एक L लगा होगा और एक R लगा होगा, और AC का सोर्स होगा। अब AC का सोर्स होगा तो ये L लगा, ये R लगा, AC का सोर्स की इक्वेशन वही होगी, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। ठीक है, अब अगर वो बोलता है कि LR सर्किट है तो उसके अंदर दो तरीके के रेजिस्टेंस मौजूद हैं, एक L का जो किसको भी XL बोलते हैं, और एक R का जो R होता ही है। तो XL का फॉर्मूला तो है हमारे पास ओमेगा L, और R जो है वो तो R ही होता है। अब अपन अगर इक्वेशन बोले वोल्टेज की V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, अगर मैं बोलूं तो अगर सिर्फ L लगा होता तो करंट की इक्वेशन होती है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t माइनस का पाई बाय 2, और सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होता तो करंट की इक्वेशन होती है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, तो करंट उससे पीछे चल रहा और ये साथ साथ चल रहा। अब क्या है कि हम क्या करते हैं कि करंट की इक्वेशन को स्टैंडर्ड बनाते हैं। नाउ इफ करंट इज I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज फॉर इंडक्टर। तो वोल्टेज, करंट पीछे है ना, तो वोल्टेज आगे हो जाएगा, तो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। और अगर रेजिस्टेंस अकेला लगा होता तो वोल्टेज होता V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, साथ साथ चलता है करंट के, तो करंट और वोल्टेज साथ साथ चलता। ठीक है, अब अगर कोई बोलेगा कि फेजर बनाओ, फेजर डायग्राम बनाओ, तो फेजर डायग्राम में हम एक लाइन इधर खींचते हैं, एक इधर खींचते हैं। अब इस साइड तो करंट बना देंगे हम, ये करंट सबके लिए एक जैसा, इस साइड वोल्टेज इन रजिस्टर आएगा और इस साइड क्या आएगा, वोल्टेज इन इंडक्टर, ये वोल्टेज इन इंडक्टर, और इधर साइड आता है वोल्टेज इन कैपेसिटर, जो कि अब की बार नहीं आएगा, ये बनाना ही नहीं। अब इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का हुआ, पाई बाय 2 का हुआ। पाई बाय 2 का यदि फेज डिफरेंस हुआ तो इसका अगर इंपीडेंस निकालें सर्किट का, अब इंपीडेंस क्या चीज है, तो इंपीडेंस को Z बोलते हैं, दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस को अगर अपन Z बोले तो उस केस में इंपीडेंस यदि निकालोगे Z, तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
अब ये ऐसे कैसे आ गया एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर? तो उसका रीज़न ये है, एक्सएल का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर का रीज़न ये है कि यहाँ पे अपन स्केलर क्वांटिटीज़ को वेक्टर मान के चल रहे हैं, और जब ऐसा करते हैं तो हम उसको फेजर बोलते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़ को वेक्टर मान के चलते हैं तो फेजर बोलते हैं। अब जैसे मान लो कि इधर साइड VL है, तो इसका जो रेजिस्टेंस भी होगा ना वो इसी साइड होगा, दैट इज एक्सएल। और इस साइड VR है, VR, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा जिसको अपन सिर्फ R बोलते हैं वो भी इसी साइड होगा। और अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो इनका जो नेट आएगा Z, वो पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, क्योंकि अगर एक वेक्टर मान लो इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो उसका रिजल्टेंट या तो अपन इससे ले लें या अपन ट्रायंगल लॉ से ले लें। तो ट्रायंगल लॉ से लेंगे तो Z बराबर एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, है तो ये क्वांटिटी स्केलर, लेकिन हम इसको वेक्टर जैसा ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि इससे बहुत आसानी से याद हो रहा। ठीक है, हम इजीली समझ पा रहे हैं कि वो किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है। तो इसी तरीके की क्वांटिटीज को फेजर बोलते हैं। तो ये इसका फेजर डायग्राम बन जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कौन सा सर्किट बन गया? ये बन गया अपना LR सर्किट। ठीक है, अब एक लास्ट और देख लें जिसका नाम है RC सर्किट, लेकिन ये वो RC नहीं है जो DC में था। तो छठे नंबर का जो सर्किट है इट इज RC सर्किट। अब RC सर्किट में क्या होगा, अब तुम समझ ही गए होगे, एक रेजिस्टेंस लगा है, एक कैपेसिटर लगा है और एक AC सोर्स है। अब इस केस में फेजर बनाए तो मैं डायरेक्ट ही फेजर ही बना देता हूं। तो ये फेजर यदि बनाओगे तो ऊपर जो है एक्सएल, जो कि इसमें है ही नहीं, इस साइड है R रेजिस्टेंस, ये R, और नीचे की तरफ है XC। ठीक है, वैसे तो मुझे वोल्टेज बनाना चाहिए यहाँ पे, इसको मेरे को लिखना चाहिए वोल्टेज इन L। ठीक है, तो ये होगा वोल्टेज इन कैपेसिटर, इधर साइड होगा वोल्टेज इन इंडक्टर, सॉरी रेजिस्टेंस, और इस साइड क्या होगा करंट। ऐसे ही था ना अपना फेजर, ये फर्स्ट रैंक वाला है, सेकंड ये थर्ड वाला, लेकिन चूंकि इसमें ये है ही नहीं तो इसको हटा ही दिया। अब ये दो बचे, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का होगा, 90 डिग्री का। अब अगर ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एक्स सिर्फ R, और ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है XC, तो इस सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस और इंपीडेंस होगा जो कि अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पे एक्सएल XC नहीं लिखना, यहाँ पे जो है वो Z के रूप में पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस लिखना। तो यहाँ इसका रेजिस्टेंस कितना लिखते हैं अपन, सिर्फ R, और इसका रेजिस्टेंस कितना लिखते हैं कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस लिखते हैं XC। अब इसका जो है वो नेट यहाँ पे आ जाता और वो पाइथागोरस से निकल जाता Z। तो Z क्या होता है, अंडर रूट ऑफ XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये इसका Z आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सिर्फ एक फेजर डायग्राम देख के इस पूरे सर्किट को समझ सकते हैं, क्योंकि जब तीनों लगा दिए जाते हैं तो तीनों अलग अलग दिशाओं में चल देते हैं वोल्टेजेस। एक का वोल्टेज इधर, एक का वोल्टेज ऊपर, एक का वोल्टेज नीचे। ये ऊपर नीचे का मतलब ऐसे अलग अलग नहीं जाते, इसका मतलब फेज बिगड़ जाता है, इनका आगे पीछे हो जाता है, और करंट जाता है रेजिस्टेंस वाले के साथ। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, RC सर्किट। किसमें, AC सर्किट। ये छठे नंबर का आ गया। अब अपन अगली क्लास में क्या करेंगे, RLC सर्किट पढ़ेंगे। एक ही सर्किट पढ़ेंगे तो उससे सातों सर्किट कवर हो जाते हैं, और उसके बाद फिर उसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तो अब आप इसको नोट कर लें, पांचवा और छठा सर्किट। चौथे के बाद सीधे छठा कैसे आ गया, ये पांचवा होगा, ये पांचवा RL सर्किट है, उसके बाद छठा। चलिए नीचे ले रहा हूं मैं, और नीचे ले रहा हूं, और नीचे ले रहा हूं। ठीक है, तो ये अपने जो है वो सर्किट सारे हो गए हैं। अब एक RLC सर्किट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसी के बाद लगातार न्यूमेरिकल। उसके बाद इस चैप्टर में सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही हैं और कुछ है ही नहीं, इससे सरल चैप्टर नहीं है। ठीक है, एक बार शुरुआत में समझने में दिक्कत आती है, लेकिन इसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ लें, बहुत ही सिंपल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।